सुनिएगा भैया। सबसे पहले भैया आज का टॉपिक है भूकंप। भूकंप को बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है ना। इससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं पेपर में, सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें भूकंप क्या है, तो भैया पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी का कांपना या कंपन करना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे दो तीन बातें प्रमुख है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एक है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, एक है सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ है भूकंप का पता लगाना, काय का पता लगाना? भूकंप का। सिस्मोलॉजी है भूकंप का अध्ययन। सिस्मोलॉजी क्या है? भूकंप का अध्ययन, ठीक है ना। इसके बाद भैया अगला पॉइंट सुनना। अगर हम लोग बात करें भूकंप की, तो भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो बहुत पेपर में आता है, कौन सा है? रिक्टर, रिक्टर या रिएक्टर स्केल। अच्छा, एक और स्केल है, इसे बोलते हैं मार्केली स्केल। क्या बोलते हैं? मार्केली स्केल। रिएक्टर स्केल का एक पॉइंट याद रखना, इसमें 0 से लेके कितने मान लिखे हैं? 9 तक। अच्छा, अगर इसमें एक श्रेणी ऊपर उठेंगे, किसमें? रिक्टर स्केल में 1 से 2 तीव्रता, या 3 से 4 तीव्रता, या 6 से 7 तीव्रता, तो इसका मतलब क्या है? एक अंक ऊपर उठने का मतलब है कि भैया जो भूकंप है ये नीचे वाले से कितना गुना ज्यादा है? 10 गुना। कंपन कितना ज्यादा है? 10 गुना। और ऊर्जा कितनी ज्यादा है? 32 गुना ऊर्जा ज्यादा है। यानी कि रेक्टर जो स्केल है, इस पर अगर एक अंक ऊपर उठते हैं तो इसका मतलब क्या है? पुराने वाले से कितना गुना ज्यादा कंपन तेज है? 10 गुना। और ऊर्जा कितनी ज्यादा है? 32 गुना ज्यादा है। ऊर्जा कितनी ज्यादा है? 32 गुना ज्यादा है। अब दूसरी बात सुनना भैया, अगर हम लोग बात करें भूकंप की, भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर होती है। पृथ्वी के अंदर जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भैया भूकंप केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसी को भूकंप केंद्र कहते हैं, इसी क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। इसके बाद भैया पृथ्वी के जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है इपी सेंटर। इपी सेंटर, इसे क्या कहते हैं? इपी सेंटर कहते हैं। फिर सुनना भैया, भूकंपी तरंगें पृथ्वी के जिस स्थान पर पहले पहुंचती हैं उसे क्या बोलेंगे? इपी सेंटर। इसे हिंदी में बोलते हैं आदि केंद्र। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आदि केंद्र कहते हैं। जैसे ध्यान सुनना भैया, पृथ्वी गोल है, गोल का समझना है। अगर यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, यहाँ से, अब ये यहाँ से इधर भी जा सकता है, 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 क्योंकि पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो जिस स्थान पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचेंगी वही क्या कहलाएगा? एपी सेंटर, या ऐसे क्या बोलते हैं? आदि केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट सुनना भैया, भूकंपी तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहली कहलाती है प्राथमिक तरंगें, ये प्राथमिक तरंगों को प्राइमरी वेव्स कहते हैं, पी तरंगें। दूसरी कहलाती हैं द्वितीयक तरंगें, ये जो भैया द्वितीयक तरंगें हैं इन्हें सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स कहा जाता है। और तो तीसरी तरंगें हैं इन्हें तृतीयक तरंगें कहा जाता है, टर्सरी वेव्स कहा जाता है। इनका खोज करता है थॉमस लवजॉय, और लवजॉय से इन्हें क्या बोलते हैं? एल वेव्स कहते हैं। अब सुनना भैया दूसरी बात, सबसे तेज चलती कौन सी है? प्राथमिक तरंगें। इनका वेग भैया 8 किलोमीटर पर सेकंड है। उसके बाद भैया द्वितीय तरंगों का वेग है 4 किलोमीटर पर सेकंड, और तृतीय तरंगों का वेग है 1.5 किलोमीटर पर सेकंड। ये जो प्राथमिक तरंगें हैं ये भैया ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं, और गैस में भी चल सकती हैं। लेकिन ठोसों में प्राथमिक तरंगों का वेग जो है सबसे ज्यादा है, और गैस में सबसे कम है। इसके बाद भैया द्वितीय तरंगें जो है ये द्रव में चल नहीं सकती। कौन सी वाली? सेकेंडरी वेग। सियाल के बाद सीमा आती है, सीमा लिक्विड फॉर्म में है तो ये सीमा में प्रवेश नहीं कर पाती है। कौन सी वाली? द्वितीय तरंगें। इसके बाद भैया, इसके बाद आती है तृतीय तरंगें। ये जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। ये कैसे चलती हैं? टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब है जिग जैग वे में चलती हैं। ये ऐसे चलती हैं, ऐसे। अब ये अगर टेढ़ी मेढ़ी चलेंगी, इनका वेग कैसा है? कम है, तो इनका प्रभाव कैसा रहता है? अधिक समय तक रहता है। सर्वाधिक समय तक किसका प्रभाव रहता है? इनका। और सबसे अधिक खतरनाक भी कौन है? तृतीय तरंगें हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? धरातलीय तरंगें। इन्हें क्या कहा जाता है? धरातलीय। इन्हें क्या कहा जाता है? धरातलीय तरंगें कहा जाता है। फिर सुनना भैया क्या बोला, तृतीय तरंगों क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंगें कहते हैं। ये कहाँ चलती हैं? सरफेस पर। अच्छा, तृतीय तरंगें जो हैं ये सबसे अधिक समय तक प्रभावशाली रहती हैं। तृतीय तरंगें कैसी हैं? सबसे अधिक खतरनाक तरंगें हैं। इनका वेग कितना है? 1.5 किलोमीटर पर सेकंड है। ये कैसे चलती हैं? टेढ़ी मेढ़ी या जिग जैग वे में चलती हैं। अगला पॉइंट सुनना भैया, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? रेडान गैस। भूकंप आने से पहले कौन सी गैस बढ़ती है? रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, इसके बाद सुनना भैया, तृतीय तरंगें दीर्घ पृष्ठीय होती हैं। कैसी होती हैं? दीर्घ पृष्ठीय होती हैं। अच्छा, जब समंदर हिलता है
यानी सब समुद्र में क्या आता है, भूकंप आता है। जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और ये भैया जो सुनामी है किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट सुनना भैया, अगला पॉइंट है कि भूकंप जो है ये क्या कहलाता है, पृथ्वी का कांपना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। भूकंपी तरंगें कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। और ये 3 प्रकार में सबसे खतरनाक कौन सी हैं, एल वेव्स या तृतीय तरंगे हैं। एल तरंगे या तृतीय तरंगे हैं, ठीक है ना। इसके बाद भैया अगला पॉइंट सुनना, एक है प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, ये प्रत्यास्थ पुनश्चलन का जो सिद्धांत है ये किसके बारे में बताता है, भूकंप की उत्पत्ति के बारे में बताता है। ये किसने दिया है, ये एक व्यक्ति हैं रीड महोदय, इन्होंने इसके बारे में बताया है। इन्होंने किसके बारे में बताया है, इस सिद्धांत के बारे में बताया है। तो ये क्या है भैया, भूकंप। भूकंप जहां उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र, फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। भूकंप जहां पृथ्वी पर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, आदि केंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी हैं, तृतीय तरंगे या एल वेव्स हैं। इनकी खोज किसने की है, थॉमस लव जो आए ने, इसी के नाम से इनका नाम क्या है, एल तरंगे है। इसी के नाम से इसका नाम क्या है, एल तरंगे या एल वेव्स है। अगला पॉइंट सुनना भैया, तरबूज खरीदे हुए कभी ना कभी। टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है ना। इस समय तो तरबूज थोड़ा महंगा है, तरबूज जब लेने जाते हो तरबूज वाला ऐसे काट के देता है, ठीक है ना। अच्छा यही पृथ्वी है, ये 1 लेयर 2 लेयर और ये 3 लेयर हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर देखा जाए, सुनिएगा सर, सबसे पहले अगर देखा जाए ये पृथ्वी का केंद्र है। केंद्र कितने किलोमीटर पे है, 6371 किलोमीटर पे है। कहीं कहीं 6370 लिखा है। ये पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान है, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसके बाद भैया अच्छा अब दूसरी बात सुनना, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एडवर्ड स्वेस, यहाँ लिख रहे हैं। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एडवर्ड स्वेस। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। पहला क्या है भैया, सियाल, दूसरा क्या है भैया, सीमा, और तीसरा क्या है भैया, निफे। इससे कैसे प्रश्न आएंगे। एक और है अभिनव विचारधारा। अभिनव विचारधारा, इन्होंने भी भैया 3 भागों में बांटा। क्रस्ट, क्रस्ट को क्या बोला गया, भूपर्पटी, और दूसरा क्या है मेंटल, और तीसरा क्या है क्रोड। ये भाई साहब क्या है क्रस्ट, ये क्या है सियाल, सियाल को बोलते हैं SIAL। ये कौन है सियाल, सीमा, ये क्या है भैया सीमा SIMA। और ये क्या है भैया निफे, ये क्या है निफे NIFE। इसमें कौन कौन है भैया, इसमें सिलिका है और प्लस AL क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अच्छा यहाँ पे भैया सीमा में क्या है, सिलिका है, क्या है सिलिका, और ये मैग्नीशियम है, क्या है मैग्नीशियम। इसके बाद भैया निफे, निफे में क्या है निकिल है, और निकिल के साथ में भैया क्या है फेरस। फेरस कोई क्या बोलते हैं आयरन कहते हैं, यही लोहा है। अच्छा अब सुनना भैया, एडवर्ड स्वेस ने बताया सबसे ऊपर क्या है सियाल, यानी कि महासागर महाद्वीप जो भी है जहां हम लोग रहते हैं ये सब कहाँ है, सियाल पर है। लेकिन अभिनव विचारधारा के अनुसार हम लोग कहाँ पे हैं, क्रस्ट या भूपर्पटी पर बैठे हैं। भूपर्पटी की गहराई कितनी है 30 किलोमीटर, यहाँ पे भैया कितनी है 700 किलोमीटर, यहाँ पे कितनी है 2900 किलोमीटर, और केंद्र कितने पे है 6370 या 6371 किलोमीटर पर पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला सुनिएगा भैया, हाँ इतना ही तापमान किसका है, फोटोस्फीयर का है। सूर्य की जो बाहरी दैनिक दिखाई देने वाला भाग है उसका तापमान कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस, और आंतरिक परतल का तापमान कितना है 6000। अब बात सुनना भैया, एक है असंबंधता, इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्रस्ट को 2 भागों में बांटा। इसे हम कह सकते हैं बाहरी क्रस्ट, या इसे क्या कह सकते हैं, इसे क्या और क्या कह सकते हैं ऊपरी क्रस्ट। इसे हम लोग कह सकते हैं आंतरिक क्रस्ट, या इसी को हम क्या कह सकते हैं भीतरी क्रस्ट। ये ऊपर वाला है, ये पूरा भाग मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है मेंटल। तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा बाहरी या ऊपरी मेंटल। अच्छा नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा आंतरिक, आंतरिक मेंटल, या इसे क्या बोलेंगे भीतरी मेंटल, या इसे क्या बोलेंगे भीतरी मेंटल। इसके बाद भैया निफे को 2 भागों में बांटो। ये निफे वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं क्रोड, या इसे क्या कहते हैं कोर कहते हैं। तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा बाहरी क्रोड, और नीचे वाला क्या कहलाएगा
आंतरिक या निचली क्रोड। अब सुनिएगा भैया, बाहरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के बीच में क्या है, तो इसे बोलते हैं भैया हम लोग कॉर्नोड। इसे बोला जाता है कॉर्नोड असंबंधता। फिर भैया दूसरा क्या है, आंतरिक क्रस्ट और बाहरी मेंटल, इसके बीच में क्या है, मोह असंबंधता। सबसे अधिक पेपर में यही आया है। कैसे प्रश्न आएगा, आंतरिक क्रस्ट ऊपरी मेटल, आंतरिक क्रस्ट बाहरी मेटल, या पूरा क्रस्ट और पूरा मेटल, इनके बीच में क्या है, मोह असंबंधता है। क्या है, मोह असंबंधता है। इसके बाद भैया बाहरी मेटल आंतरिक मेटल के बीच में क्या है, रेपटी असंबंधता। इसके बाद आंतरिक मेटल बाहरी क्रोड, गोटेनबर्ग असंबंधता। अब इसके बाद भैया लास्ट में क्या बचेगा, बाहरी क्रोड आंतरिक क्रोड के बीच में कौन है, लेहमैन। कौन है, लेहमैन असंबंधता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मोह है। सबसे अधिक बार पेपर में क्या आई है, मोह। और प्रश्न क्या आया है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन है, मोह। आंतरिक क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में कौन है, मोह असंबंधता है। ठीक है ना। अब भैया प्रश्न सुनिएगा एक करके फिर से। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर पृथ्वी से नीचे यानी गहराई, कहां जा रहे हैं, नीचे यानी गहराई में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो गहराई पे जाने पर जो दाब है ये क्या करता है, बढ़ता है। ताप जो है ये भी क्या करता है, बढ़ता है। घनत्व जो है ये भी क्या करता है, बढ़ता है। लेकिन जो आयतन है ये भाई साहब क्या करता है, घटता है। आयतन क्या करता है, घटता है। अगला पॉइंट सुनना भैया, पृथ्वी की सतह से 32 मीटर, कितना है भाई साहब, 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद भैया अगला पॉइंट सुनना, अगर हम लोग बात करें पृथ्वी जो है हमारी, इसके कहां बैठे हम लोग, क्रस्ट पर, क्रस्ट या भूपर्पटी, इस पर कितने तत्व पाए जाते हैं, 8। मुख्य रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, 8। इन 8 तत्वों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन। 3 पॉइंट याद रखने पेपर में, कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 46% है। अब दूसरा पॉइंट सुनना भैया, भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। कौन सी है, एल्यूमिनियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगला सुनना भैया, ये 8% के आसपास है। अगला सुनना भैया, भूपर्पटी पर दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो भाई साहब लोहा है। इसे क्या बोलते हैं, फेरस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। 3 क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इस भूपर्पटी पर मुख्य रूप से कितने तत्व हैं, 8। ऑक्सीजन है 46% के आसपास, ये सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। और सर्वाधिक दूसरी पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा है। कौन सी है, लोहा है। अगला पॉइंट सुनना भैया, पृथ्वी के केंद्र में कौन है भैया, निकिल और फेरस यानी निकिल और लोहा। अब अगला प्रश्न सुनना भैया, क्या है, केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो भैया अगर केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ की बात की जाए तो कौन है, ये निकिल है। धोखे से भी लोहा मत कर देना। तो ये कौन है, निकिल है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है, निकिल है। कौन है, तो कौन है, निकिल है। अगला पॉइंट सुनना भैया, अब ये जो भाई साहब जानकारी है, ये जानकारी मिली कहां से, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी है वो भाई साहब भूकंप विज्ञान से मिलती है। किससे मिलती है, भूकंप विज्ञान से मिलती है। यानी भूकंपीय तरंगों का कैलकुलेशन करके सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दी गई थी। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा आंसर क्या है भैया, दूसरा आंसर है ज्वालामुखी। दूसरा क्या है, ज्वालामुखी। जब मैग्मा लावा गैसें निकलती हैं तो उनका अध्ययन किया गया और उनका अध्ययन करके बताया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन बैठा है। तो भाई साहब 2 चीजें जिम्मेदार हैं। सबसे पहले कौन है, भूकंप विज्ञान और भूकंप की जो तरंगे हैं वो है, और उसके बाद कौन है, ज्वालामुखी है। उसके बाद कौन है, ज्वालामुखी है। अब अगला पॉइंट सुनना भैया, अगर हम लोग बात करें सियाल की, सियाल में कौन कौन से तत्व हैं, तो सिलिका और एल्यूमिनियम। कौन कौन है, सिलिका और एल्यूमिनियम। अब ये पूछ रहा है कि जो सियाल है, सियाल में किन चट्टानों की अधिकता है। पहला पॉइंट सुनना भैया, सियाल जो है इसमें ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की अधिकता है। ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों की अधिकता है। सियाल में काई की अधिकता है, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की अधिकता है। सियाल में काई की अधिकता है, सियाल में काई की अधिकता है, काई की अधिकता है। शर्म आ रही है किसी को, कोई बोलने को नहीं तैयार है। सियाल में काहे के दिखता है, ग्रेनाइट और नीस। दूसरा कौन है भैया, सीमा। दूसरा कौन है, सीमा। ये भैया सीमा है, इसमें बेसाल्ट और ग्रेवो चट्टानों को दिखता है। इसमें कौन है, बेसाल्ट और
ग्रेबो। कौन है? बेसाल्ट और ग्रेबो। तीसरा कौन बचा भैया? तीसरा कौन बचा? निफे। तो जो तीसरा निफे है इसमें निकिल, कौन है? निकिल और लोहा। काहे के दिखता है? निकिल और लोहा। फिर सुनना भैया, सियाल में काहे के दिखता है? काहे की है? ग्रेनाइट और नीस की। इसके बाद भैया सीमा में काहे की है? बेसाल्ट और ग्रेबो। और निफे में काहे की दिखता है? निकिल और फेरस। काहे की दिखता है? निकिल और फेरस कह लो, चाहे निकिल और लोहा कह सकते हो। अच्छा, अगला पॉइंट सुनना भैया। अगला पॉइंट है भूकंपीय तरंगों के आधार पर। किसके आधार पर? भूकंपीय तरंगों के आधार पर ये जो भूपर्पटी है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूपर्पटी की गहराई कितनी है? तो भैया भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूपर्पटी की गहराई लगभग लगभग 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। बात सुनना भैया, किसी किसी किताब में यहाँ 33 लिखा होगा। फिर सुनना, क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? 33 किलोमीटर। कितनी है? 33 किलोमीटर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्रस्ट की मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है ना? इसके बाद भैया अब परतें कितनी हैं? 3 हैं। कितनी हैं? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को हम लोग बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। लिथोस्फेयर ही क्या है? क्या है भैया? सियाल है। सियाल। दूसरा भैया है पायरोस्फेयर। पायरोस्फेयर, इसको बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। तीसरा है जैसे पर बैरीस्फीयर। वेरी स्फीयर, इसको हम लोग बोलते हैं निफे। इसको क्या बोलते हैं? निफे कहते हैं। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? निफे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सुनना भैया, 2-3 बातें हैं इसमें। पहला है आयतन, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है घनत्व। आयतन, दूसरा कौन है? द्रव्यमान, और तीसरा कौन है? घनत्व है। तीसरा कौन है? घनत्व है। ठीक है। अब दूसरी बात सुनना भैया, अगर हम लोग बात करें कि सियाल यानी लिथोस्फीयर में आयतन लगभग कितना है, तो ये भैया 0.5 है। कितना है? 0.5% के आसपास है। तो सुना, प्रश्न कैसे बनेगा पेपर में? पृथ्वी के कुल आयतन का कितना सियाल में है, तो कितना है? 0.5% है। ये भैया कितना है? 83% है। और ये कितना है? 16% है। ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। क्या बात करते हैं? द्रव्यमान की। ये है नगण्य। अच्छा, ये नगण्य हो गया। ये कितना है भैया? 68%। और ये कितना है? 32%। ठीक है ना? घनत्व तो यहाँ 1 से 2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर यहाँ हो जाएगा 3 कर दें, यहाँ पे 4 से 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पेपर में ये नहीं आएगा। पेपर में क्या आएगा सुनिएगा सर, ये जरूर पेपर में आएगा। ये पेपर में आता है। कैसे प्रश्न आएगा पेपर में? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% क्या है? पायरोस्फीयर या सीमा। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% क्या है? बैरिस्फीयर या निफे। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% क्या है? पायरोस्फीयर या सीमा। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% क्या है? बैरिस्फीयर या निफे। अच्छा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी का जो एवरेज घनत्व है वो भैया कितना है? 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व है। ये क्या है भैया? पृथ्वी का औसत घनत्व है। और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है। ये जो मेंटल है, कौन है भैया? मेंटल। सियाल, सीमा, मेंटल। मेंटल को व्हाइट ऑफ द सेल कहते हैं, व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। मेंटल का जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? व्हाइट पार्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं। ये कौन है? तो कौन है? ये कौन है? तो कौन है? मेंटल है। ये कौन है? तो कौन है? मेंटल है। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है, भूपर्पटी का अधिकतम भाग काय का बना है? एक तो आंसर काय का बना है? ऑक्सीजन का। अकेला 46% कौन लिया बैठा है? ऑक्सीजन। अच्छा, इसके बाद आता है सिलिकॉन 27%। तो हम एक कह सकते हैं ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो भाई साहब, ऑक्सीजन और सिलिकॉन में कितना परसेंट बना है? 27% और प्लस 46%। 27 और कितना है? 46%। यानी आधे से अधिक 60% के आसपास काय का बना है? इन दो से बना है केवल। और इसके बाद बचे हुए में और धातुएं पाई जाती हैं। कोई समस्या है इतनी बात में भैया? कोई समस्या इतनी बात में किसी को भी? इससे यही प्रश्न पेपर में बनते हैं और ये इतना सफिशियंट है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद भैया आता है वायुमंडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है ना? अच्छा, फिर सुनना भैया, भूकंप कहाँ आता है? तो भाई साहब, भूपर्पटी हिलेगी तब भूकंप आएगा। भूकंप कब आएगा? जब क्या हिलेगी? भूपर्पटी। तो भूकंप कहाँ महसूस हो रहा है? भूपर्पटी पर। भूकंप बनता कहाँ है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेंटल में बनता है या क्रस्ट में बनेगा। जहां भी बनेगा फिर कहाँ आएगा? भूपर्पटी पे आएगा। अच्छा, फिर एक बात सुनना भैया, आपने एक बात पढ़ी, प्लेटें
पृथ्वी कहाँ पे टिकी है? प्लेटों पे टिकी है। प्लेटों की संख्या कितनी है? 7 है। हम जिस प्लेट पे खड़े हैं वो इंडियन प्लेट है। कौन सी प्लेट है? ये इंडियन प्लेट भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैली है। अब फिर सुनना भैया, जो क्रस्ट है ये मुख्य रूप से किस भाग, क्रस्ट को किन भागों में बांटा गया है? तो क्रस्ट को भाई साहब मुख्य रूप से कहाँ बांटा गया है? प्लेटों में बांटा गया है। यही प्लेटें क्या है? उत्तर अमेरिकन प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, भारतीय प्लेट है। ये प्लेटों को ही नाम से क्या है? क्रस्ट के भाग है। तो क्रस्ट को किसमें बांटा गया है? किसमें बांटा गया भैया? क्रस्ट को कहाँ बांटा गया है? हाँ, प्लेटों में बांटा गया है। ठीक है, नहीं चल सकती और फिर जो मतलब समुद्र में भूकंप आता है उसमें कौन करेंगे? सुनना ध्यान से। समुद्र में जो भूकंप आता है, प्राथमिक तरंगें जैसे ही पहुंचेंगी, ठीक है ना, हलचल करेंगी, और तृतीयक तरंगें हैं। बस आपने कोई अगर पानी का टब देखा हो, पानी का टब कैसे खिसका दो, पानी का टब खिसकाने में पानी क्या करता है? ऐसे से दौड़ता है और पानी बाहर गिर जाता है। तो ऐसे ही क्या है, पृथ्वी पानी भरा है। जब पृथ्वी का अंदर से हिला तो ऊपर से क्या उठी? लहरें, और वही लहरें तट से जाके क्या करती हैं? टकराती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अगला प्रथम और तृतीय आपने किया नहीं, फिर सुनना भैया, जो जब उत्पत्ति होती है तरंगों की, तो जो सेकेंडरी वेव्स हैं, ये सेकेंडरी वेव्स सीमा में प्रवेश ही नहीं कर पाते, जब उधर जाते हैं तब। और ऊपर भाई साहब ये जो तरंगे हैं, ये द्रव में, लिक्विड में चलती नहीं है। इनकी अनुदैर्घ्य प्रकार की हैं ये किस प्रकार की हैं? अनुदैर्घ्य प्रकार की हैं। प्राथमिक तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की हैं। ठीक है ना? चलो अब आगे सुनना भैया, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर क्या कह रहा है। वायुमंडल की अगर हम लोग बात करें तो भैया वायुमंडल क्या है? तो हमारे चारों ओर रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन के बाद क्या है? गंधहीन के बाद क्या है? स्वादहीन, इसके बाद क्या है? पारदर्शी। इन गैसों का जो मिश्रण है और जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बना हुआ है और 10,000 किलोमीटर में क्या है? फैला है, इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बना हुआ है और 10,000 किलोमीटर तक फैला है, इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। एक है एरो, अलग अलग है सब कैसे हैं? क्या नहीं बेटा? सही होगा। अब सुना भैया, समांगी मतलब क्या है? भूल जाए आपस में। विस्मांगी मतलब ना बोले, अच्छा नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड सब अलग अलग तो है, आपस में मिल थोड़ी रही है। अगर मिल नहीं रही है तो कैसा है? मतलब हमने अगर श्वास ली तो वो हमारे अंदर तो सब मिक्स होके नहीं आती अंदर, वो एक यूनिट गई है, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अलग ही अलग। बात समझना ध्यान से। ऐसा जब आप दूध में पानी डाल के पियोगे तो दूध पानी एक साथ गया है। बात समझना क्या कर रहे हैं ध्यान से, ठीक है ना? अब अगर आप पानी में तेल डाल के तो उसका यूटिलाइज करो तो तेल अलग है और पानी अलग है। आपने कई रील देखी होंगी कि अगर पानी पे ऊपर तेल पड़ा है तो ऊपर से तेल लुढ़का लो, अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ये नहीं है गैसों के साथ, मतलब गैसें अलग अलग है सारी। गैसें कैसी हैं यहीं पर, और हैं कैसी? अलग अलग। मेट्रोलॉजी होता है भैया ऋतु विज्ञान, या इसे क्या बोलते हैं? मौसम विज्ञान। अच्छा, अब ये की वाली बात सुन लो भाई साहब। अगर हम लोग कंपोजिशन ऑफ गैसेस की बात करें, अकेले 78% में कौन बैठा है? नाइट्रोजन। 21% में कौन बैठा है? 0.93% में कौन बैठा है? आर्गन। 0.03% में कौन बैठा है? CO2। और 0.04% में कौन बैठा है? अदर गैसेस हैं। ये कौन है? अन्य गैसें हैं। अच्छा, वायुमंडल का 21 और 78 99% भाग काय का बना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। काय का बना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। तो कितना है ये? अच्छा, अगला पॉइंट सुनना भैया। अगला पेपर में आता है ग्रीन हाउस गैस। क्या आता है पेपर में? ग्रीन हाउस गैस। इसकी खोज की थी जोसेफ फूरियर ने। कौन कौन सी गैसें हैं? सबसे अधिक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर भैया NH4 मेथेन है, इसके बाद भैया NO2 N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड इसे लाफिंग गैस कहते हैं, इसके बाद O3 कौन है? ओजोन है, इसके बाद CFC कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसके बाद भैया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, जलवाष्प। कौन है? जलवाष्प। बोलो। हाँ, यही देखो, मेथेन गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? धान के खेत में मेथेन गैस है, जानवरों के जुगाली करने में मेथेन गैस है, फिर दीमक की बमी में मेथेन गैस है, बंद कुएं पड़े हैं मेथेन गैस है, गोबर गैस का मुख्य अवयव मेथेन गैस है, और जो CNG भरवाते हो गाड़ी में
उसका मुख्य अवयव कौन है? मीथेन गैस है। इतने सारे प्रश्न से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद भैया अब सुनना, एक और बात बताएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और हिंदी में बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। अब प्रश्न कैसा है पेपर में सुनना भैया, इन ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के सतह के तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो पृथ्वी की सतह का तापमान -15 से लेके -17 डिग्री सेल्सियस तक होता और यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। अब दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है भैया कि हमारी पृथ्वी पर जो तापमान मेंटेन है, इसके मेंटेन करने में कौन जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ये ना होता तो जीवन संभव नहीं होता। तापमान कितना होता? -15 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात सुनना, अब दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? वैश्विक तापन के लिए कौन जिम्मेदार है? तब कौन जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और मेन आंसर क्या है इसका? CO2। ये पेपर में आता है बहुत ज्यादा। तो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, वायुमंडल का तापमान बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, अब बात सुनना भैया, मनुष्य सर्वाइव कर लेगा एक बार, पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बात समझना, जब पेड़ पौधे, अच्छा मनुष्य किससे जिंदा है? उत्पादक कौन है? प्रोड्यूसर कौन है? पेड़ पौधे हैं। कौन है? पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु भी नहीं होंगे। टैगा टुंड्रा प्रदेश में जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। क्यों? नाम मात्र के पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वनस्पतियां ही नहीं है। और जो बिल्कुल ध्रुवों पे हैं, ध्रुवों पे तो नाम मात्र के जीव पाए जाते हैं, क्योंकि वहां क्या नहीं है? वनस्पतियां नहीं है। फिर सुनना भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तापमान। तापमान अगर ज्यादा है तो पानी है, पानी है अगर तो भाई साहब पेड़ पौधे बनेंगे, पेड़ पौधे हैं तो जीव जंतु होंगे, छोटे से लेके बड़े तक। और जीव जंतु और पेड़ पौधे सब कुछ है, तभी जैव विविधता है। अगर ये नहीं है तो भाई साहब फिर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तापमान। कौन महत्वपूर्ण है? तापमान। लेकिन अति का कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ केवल 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है तो ग्लोबल वार्मिंग है। शुक्र पर 98% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए शुक्र सौरमंडल का सबसे कैसा ग्रह है? गर्म ग्रह है। कैसा ग्रह है? गर्म ग्रह है, ठीक है ना। अच्छा, किसी को ये बहुत तेज लग रहा होगा तो बच्चा इन लोगों का पेपर है, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक में, तो ये पेपर निपट जाएगा तो हम लोग को धीरे धीरे पढ़ी रहे थे, ठीक है। अब आगे सुनिएगा सर। वो केवल फौज सर्वाइव ही करती है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है ना। वो जबरदस्ती में सर्वाइव करवा रहे हैं तो थोड़ी पाएंगे। फिर सुनो भाई साहब, जो इनका कहना है सियाचिन का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है। सियाचिन का तापमान -40 डिग्री होने के बाद भी फौज वहां सर्वाइव करती है। तो फौज सर्वाइव नहीं कर रही है, करवाया जा रहा है। अगर उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे छोड़ दिया जाए तो जीवन यापन दुष्कर हो जाएगा। जैसे एस्किमो रहते हैं ना, वैसे रहना पड़ जाएगा, तब सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब आगे सुनिएगा भैया, पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है ना, ये जो पृथ्वी है इसकी जो परतें हैं, ठीक है ना, इसकी जो परतें हैं इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से भैया इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। अच्छा, ये जो परतें 5 भागों में बांटी गई हैं, इनसे प्रश्न पेपर में आते हैं। और प्रश्न भैया जो पेपर में आएगा वो काय में आएगा? हिंदी में कि अंग्रेजी में? अंग्रेजी में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, परतों के नाम लिखे दे रहे हैं हम यहाँ पर। फिर यहाँ पहला भैया है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दूसरी भैया है समताप मंडल, इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी भैया है मध्य मंडल, इसे हम लोग बोलते हैं मीसोस्फेयर। चौथी भैया है आयन मंडल, इसे हम लोग बोलते हैं आयनोस्फेयर। इसी को क्या बोला जाता है? ताप मंडल। और ताप मंडल बोलते हैं थर्मोस्फेयर। और 5वीं परत है बहिर्मंडल, और इसे हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। कितने मंडल है? 5। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया। नाम वहां लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले क्षोभ मंडल। ये जो भैया क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई 8 से लेके 18 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फेयर की। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इसके बाद भैया मध्य मंडल मेसोमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। इसके बाद भैया आता है आयन मंडल या ताप मंडल, इसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है? 640 किलोमीटर तक है। और भैया जो बहिर्मंडल है ये 10,000 किलोमीटर तक क्या कर रहा है? फैला है, ठीक है। अगला पॉइंट सुनना भैया, अगर हम लोग बात करें, ये पृथ्वी की सतह है,
ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह की पहली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल है। तो भाई साहब ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल अगर पहली परत है तो भाई साहब ये जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, कौन सी घटनाएं हैं? मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं ये सब कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल में होंगी। कहाँ होंगी? पानी बरसना, बादल चमकना, बिजली चमकना, ओले गिरना, आंधी आना, तूफान आना, ये सब कहाँ हो रहा है? क्षोभ मंडल में हो रहा है। अच्छा, अभी पढ़ाया था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहाँ होगा? क्षोभ मंडल में। कहाँ होगा? क्षोभ मंडल में होगा। इसके बाद भैया यहाँ पर हिम रेखा, यहाँ पर हिम रेखा की ऊंचाई हिमालय के लिए कितनी है? 4400 मीटर। ये कह रहा है कि 4400 मीटर से ऊंची अगर कोई चोटी है तो बर्फ से ढकी होगी। बस बना, यानी 4400 मीटर ऊपर जाने पर तापमान कहाँ हो जाएगा? 0 हो जाएगा और फिर क्या होगा? बर्फ ही बर्फ होगी। इसके लिए एक स्टैंडर्ड है 165, ये पेपर में कई बार आया है। 165 मीटर ऊपर जाने पर, कहाँ जाने पर? ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह से कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हिम रेखा की ऊंचाई हो गई। अच्छा, अब यहाँ तापमान ज्यादा है, बात समझ, पृथ्वी की सतह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तापमान ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर तापमान कैसा है? तापमान कैसा है भैया? ज्यादा। तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कैसा होगा? वायुदाब कैसा होगा? कम। वायुदाब कैसा होगा? कम। अब बात सुनना भैया, अगर बोला जाए वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है तो आयन मंडल है। तो क्या है? आयन मंडल है। सबसे गर्म परत कौन है? आयन मंडल। और इसी आयन मंडल को क्या कहते हैं? ताप मंडल कहते हैं। गर्म है इसलिए। सबसे ठंडी परत कौन सी है भाई साहब? सबसे ठंडी परत, ठंडी परत कौन सी है? ये भैया कौन है? मध्य मंडल। इसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला पॉइंट सुनना भैया, अगर हम लोग बात करें कि समताप मंडल, इसका नाम क्या है? समताप। तापमान कैसा है? समान है। ये भाई साहब किसके लिए प्रसिद्ध है? यातायात। किसके लिए प्रसिद्ध है? यातायात। तो भैया यातायात का मतलब यहाँ पे क्या चल रहे हैं? हवाई जहाज। क्या चल रहे हैं यहाँ पे? हवाई जहाज के लिए प्रसिद्ध है। तो हवाई जहाज के लिए कौन सी परत है भैया? समताप मंडल है। कौन सी है? समताप मंडल है। इसके बाद भैया समताप मंडल के ऊपरी भाग में, समताप मंडल के ऊपरी भाग में क्या है भैया? ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत है। ठीक है ना। अच्छा, ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो भैया अगर हम लोग बात करें ओजोन परत की ऊंचाई की, तो ओजोन परत की जो ऊंचाई है लगभग 20 से लेके 35 किलोमीटर तक है। मुख्य सघनता है इतनी। बात बाकी इसके ऊपर भी है, उसके नीचे भी है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया अगर बोला जाए सबसे ठंडी परत कौन है? मध्य मंडल। एक और बात है, उल्का पिंड। उल्का पिंड जो है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पृथ्वी की ओर खींचे चले जाते हैं और ये घर्षण द्वारा किस मंडल में आगे चल जाते हैं? मध्य मंडल में। किसमें आगे चल जाते हैं? मध्य मंडल या मीसोस्फीयर में आगे चल जाते हैं। याद करो। अच्छा, वैक्यूम क्लीनर कौन है? जुपिटर। ये पृथ्वी की ओर आने वाले पत्थर के टुकड़ों क्या कर देता है? अपनी ओर खींच लेता है। और पृथ्वी के लिए कौन है ये कार्य करता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्का पिंड क्या होते हैं? जल जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आयन मंडल की। जितने भी उपग्रह हैं, उपग्रह जो है भैया किस मंडल में है? आयन मंडल में है। सैटेलाइट है ये। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया, इसके बाद अगर बोला जाए विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तरंगे भाई साहब किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो कौन है? आयन मंडल। कौन है? आयन मंडल। और इसके बाद बच्चा आता है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे महंगी वस्तु कौन है? ये है भैया अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। और ये भैया अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है ये पृथ्वी से लगभग 350 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर तैर रहा है, घूम रहा है। ठीक है ना। अगला पॉइंट सुनना भैया, ये जो भैया अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, ये जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है इसकी चाल 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितनी है? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे। एक प्रश्न और है, सुना ध्यान से, ये एक दिन में कितने चक्कर काटता है पृथ्वी के? तो भैया ये एक दिन में 16 चक्कर काटता है पृथ्वी के। अब प्रश्न कैसे बनेगा? अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक व्यक्ति, एक वैज्ञानिक बैठा है, तो यह दिन में कितनी बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखेगा? कितनी बार सूर्योदय होगा? 16 बार। कितनी बार सूर्यास्त होगा? 16 बार। क्यों? क्योंकि भैया ये एक दिन में कितने चक्कर काट जाएगा? जो जब सूर्य के सामने पहुंचेगा सवेरा है, पीछे चला जाएगा तो रात हो जाएगी। अगला साइन सुनना भैया, ये है बहिर्मंडल। यहाँ पर हल्की गैसें पाई जाती हैं। हल्की गैसें पाई जाती है। ये गैसें कैसी हैं? विरल हैं। कैसी हैं? विरल हैं। क्यों विरल है भैया? तो अगला पॉइंट सुनना भैया, गैसों की जो अधिकतम सघनता है, गैसों की जो अधिकतम सघनता है, ये पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण कहाँ ज्यादा है? पृथ्वी के समीप। गुरुत्वाकर्षण कहाँ ज्यादा है? पृथ्वी के समीप। तो अगर हम लोग बात करें लगभग 31 किलोमीटर तक 99% वायुमंडल पाया जाता है।
वायुमंडल का मतलब क्या है? गैसों की सघनता, गैसों की जो मुख्य सघनता है वो कितने किलोमीटर तक है? 31 किलोमीटर। और ये कितने से ऊपर की बात हो रही? 640 से ऊपर की बात हो रही। तो यहाँ हल्की गैसें पाई जाती हैं। कौन सी गैसें हैं? हीलियम और हाइड्रोजन। और यहाँ पर अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। ये अक्रिय गैसें कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, इन गैसों की यहाँ पर क्या है? पाई जाती है। ठीक है ना? इतनी बात में कोई समस्या? इतनी बात में कोई समस्या भैया? ये जो है ये किसकी बात हो गई? मंडलों की। अब एक और प्रश्न बनता है, सुनिएगा ध्यान से। ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर है, ये आइनोस्फेयर है और ये एक्सोस्फेयर है। यही तो है साहब। अच्छा, अब पहला पार्ट सुनना भैया। ये जो है ये लिखा है ट्रोपोपॉस। सुना ध्यान से क्या लिखा है ये? प्रश्न कैसे आएगा पेपर में? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य की परत का नाम क्या है? ट्रोपोपॉस। क्या नाम है इसका? ट्रोपोपॉस। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में कौन है? ट्रोपोपॉस। ये भैया है स्ट्रेटोपॉस। ये किसके बीच में है? स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। ये मीजोपॉस है, ये मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच में। और ये है आयनोपॉस। ये आयनोपॉस किसके बीच में है? आयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच में है। ठीक है, इतने में कोई समस्या किसी को? इतने में कोई समस्या किसी को? अब देखना भैया, ये तो बात हो गई इसकी कि कौन कौन सी परतें हैं और किन किन परतों से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अब एक जो बचा है वो कौन है? ओजोन परत। वो कौन है? ओजोन परत है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं ओजोन परत के बारे में। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पेपर में पहले बने हैं और किनकी संभावना है, सुनिएगा सर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें O3 ओजोन परत, इससे ये भी पूछता है ओजोन परत के लिए प्रोटोकॉल अभी बता सम्मेलन। अब सुनना भैया, ओजोन परत सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ओजोन की खोज किसने की है? भैया ओजोन की खोज किसने की है? ये है चार्ल्स फेवरी हेनरी बोसोन। साल था 1913। ठीक है, अगला पॉइंट सुनना भैया। चार्ल्स फेवरी हेनरी बोसोन ने ओजोन की खोज की। एक व्यक्ति और है, इसका नाम है GMB डॉप्सन। क्या नाम है का? GMB डॉप्सन। ठीक है ना? अच्छा, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर सुनिए ध्यान से। चार्ल्स फेवरी और हेनरी बोसोन ने ओजोन की खोज की। ठीक है ना? उसके बाद GMB डॉप्सन ने विश्व में कई देशों में ओजोन निगरानी केंद्र स्थापित करवाए। क्या स्थापित करवाए? ओजोन निगरानी केंद्र। ये जो ओजोन निगरानी केंद्र स्थापित करवाए गए, इनकी वजह से ओजोन निगरानी केंद्रों की वजह से ओजोन निगरानी केंद्रों की वजह से इनके सम्मान में, अच्छा किसके सम्मान में? GMB डॉप्सन के सम्मान में ओजोन परत मापने की यूनिट का नाम क्या रखा गया? डॉप्सन रखा गया। तो जो ओजोन है O3 यूनिट, ओजोन परत का जो मात्रक है वो क्या है भैया? डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन है। इन्होंने एक स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया। यह स्पेक्ट्रोमीटर पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की मोटाई माप सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं भैया जो ओजोन परत है इसकी औसत मोटाई है कितनी? फिर तो इसकी औसत मोटाई है 300 डॉप्सन। अच्छा, इसके बाद भैया जहां पर यह मोटाई 100 डॉप्सन रह जाती है वहां पर क्या हो जाता है? ओजोन छिद्र घोषित हो जाता है। अगला पॉइंट सुनना भैया, ओजोन छिद्र कहां खोजा गया? तो भाई साहब कहां खोजा गया? अंटार्कटिका। कहां खोजा गया? अंटार्कटिका पर। कब खोजा गया? 1985 में। किसने खोजा? फॉरमन वैज्ञानिक ने खोजा। किसने खोजा है? फॉरमन वैज्ञानिक ने खोजा। ये क्या खोजा है? ओजोन छिद्र। किसने खोजा है? फॉरमन वैज्ञानिक ने। कहां खोजा गया है? अंटार्कटिका पर खोजा गया। अब अगला पॉइंट सुनना भैया, अगर हम लोग बात करें ओजोन संरक्षण की, तो ओजोन संरक्षण का पहला प्रयास किया गया 1985 में और 1985 में हुआ वियना समझौता। वियना समझौता। ये जो वियना समझौता है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। कब हुआ था? 1985 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सबसे ज्यादा पेपर में आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये भैया हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट सुनना भैया, ये ओजोन गैस है जो ओजोन गैस वायुमंडल में दो जगह है। एक तो कहाँ है? क्षोभ मंडल में। दूसरी कहाँ है? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और समताप मंडल में ये काय में है? ओजोन परत में है। और यहीं पर ये प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस है।
कहाँ पे प्राणवायु है? समताप मंडल में ओजोन। लेकिन यही ओजोन जब क्षोभ मंडल में है तो ये क्या कर देती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाती है। अभी बताया था ग्रीन हाउस गैस कौन है? ओजोन भी है। तो 90% ओजोन किस मंडल में है? समताप मंडल में। और 10% ओजोन कहाँ है? क्षोभ मंडल में है। 10% ओजोन कहाँ है? क्षोभ मंडल में है। अगला पॉइंट सुनना भैया। अच्छा, ओजोन का काम क्या है? ओजोन परत का काम क्या है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकना। ओजोन का काम क्या है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकना। अच्छा, अब ये भाई साहब इसका काम है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकना। अब हम बात करते हैं यूवी रेस की। यूवी का मतलब क्या है? अल्ट्रावायलेट रेस। ये अल्ट्रावायलेट रेस कहां से आती है? सूर्य से। इन्हें कौन रोकता है? ओजोन परत। अगर ओजोन परत ना होती तो पृथ्वी पर तो भी जीवन संभव नहीं था। अच्छा, ये 3 प्रकार की हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। अच्छा, यूवी ए जो है इन्हें ओजोन परत जो है O3 परत ये अवशोषित नहीं करती है। किसे अवशोषित नहीं करती है? यूवी ए को। यूवी बी और यूवी सी, सुनना ये दोनों की बात कर रहा है, इनका 99% भाग अवशोषित होता है। कितना अवशोषित होता है? अवशोषित होता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत बचता है। अच्छा, यूवी जो बी है, ठीक है ना, त्वचा का जलना, स्किन कैंसर होना, त्वचा का लाल पड़ना, फसलों को नुकसान पहुंचना, ठीक है ना, इसके बाद भैया इसके बाद रोग प्रतिरोध क्षमता का ह्रास होना, ठीक है ना, ये सब किससे होता है? यूवीबी से होता है। यूवीसी पूर्णतः यानी 100 की 100% पूर्णतः ये कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत। यूवीसी को बस समझना ध्यान से। तो यूवीसी को मैक्सिमम पार्ट अवशोषित हो जाता है। और अगर अवशोषित ना होता है तो पेपर में आता है सबसे खतरनाक कौन है? तो कौन है? सी। सबसे खतरनाक कौन है? यूवीसी है। अगर ये पृथ्वी पे आ जाएंगे तो बीमारी होना तय है। तो ये सबसे खतरनाक वाली कौन है? कौन है? यूवीसी रेज है। सबसे खतरनाक भैया परावैंगनी किरणें कौन है? कौन है? यूवीसी है। ठीक है ना, सबसे खतरनाक कौन है? कौन है? यूवीसी है। ठीक है ना। अच्छा, फिर सुन लो भैया कि यूवीए का अवशोषण ओजोन परत नहीं करती है। यूवीबी और यूवीसी का 99% अवशोषित हो जाता है। इसमें भी भैया यूवीसी को पूर्णतः अवशोषित किया जाता है, फिर भी कुछ भाग जो पृथ्वी पर आ जाता है वो वैसा बढ़िया बीमारी फैलाता है। तो यूवीबी, यूवीसी और यूवीए, तो इसमें सबसे खतरनाक कौन सी है? यूवीसी है। सबसे खतरनाक कौन सी है? यूवीसी है। इसे बंद करो।